हेलो टॉपर्स। इस वीडियो में आप देखोगे एक नया चैप्टर और उसके कुछ टॉपिक्स। और उस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जब आप इस वीडियो को खत्म करोगे, ये दावा ही नहीं, मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये गारंटी है मेरी। तो इस वीडियो में हम चालू करेंगे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और आपको बिल्कुल हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी तो बजे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये हमारा चैप्टर का नाम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हेल्थ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हेल्थ। ये क्या है? हेल्थ। अब आपसे कोई पूछे भाई हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य है, हम स्वस्थ हैं, हेल्थ है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप इसे कैसे अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये हेल्थ है? व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? इसका मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हेल्थ स्वास्थ्य है, हम स्वस्थ हैं जब हमारी बॉडी के ऑर्गन सही तरह से काम कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, हम सोशल में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हेल्थ कह सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यही हमारी डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन है? लिखते हैं ना, देखिए, हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ इज स्टेट, हेल्थ एक ऐसी अवस्था है इन विच कंप्लीट वेल बीइंग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हेल्थ हेल्थ एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें पूरी तरीके से ठीक होता है इंसान, फिजिकली रूप से भी, बॉडी ऑर्गन सही तरह से काम कर रहे हैं, स्फूर्ति में रहता है, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से रह रहे हैं, यानी कि फिजिकली फिट है। दूसरी वाली बात, मेंटल, एक ऐसा नहीं कि रोड पे चल रहा है और ईंट उठाई दूसरे में मार दी टक, मेंटली नहीं है वो, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, मंद बुद्धि का नहीं, बहुत अच्छा है, सोच रहा है, अपना काम कर रहा है, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई चल रही है, दूसरों से अच्छी तरीके से पेश आ रहा है, मेंटली रूप से बिल्कुल स्ट्रांग है, जबरदस्त, ठीक है। और सोशल, एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है जो इंसान, समाज में बहुत अच्छी तरह से मेल भाव से रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई वो सोशली रूप से ठीक है, मेंटली रूप से बढ़िया काम कर रहा है, दिमाग उसका सही काम कर रहा है, मेंटली ठीक है, और फिजिकली भी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो इसका मतलब वो फिजिकली रूप से भी हेल्थी है। तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें पूरी तरीके से ठीक होता है इंसान, फिजिकली रूप से भी, मेंटली रूप से भी और सोशली रूप से भी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे। अब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है जिससे कि हम हेल्थी रह सके? तो हमारा टॉपिक है हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय, हेल्थ किससे मेंटेन होगी? पहली बात, फिजिकल एक्सरसाइज हम करते रहेंगे, तुम्हारी हेल्थ मेंटेन रहेगी।
फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे हम। पहला पॉइंट लिख लेंगे, दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उससे भी हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। दूसरी वाली बात क्या होगी, बैलेंस्ड डाइट। अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेते रहेंगे, उसमें प्रोटीन भी होंगे हमारी डाइट में, फैट भी होगा हमारी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, विटामिन भी होंगी, मिनरल्स भी होंगे, वो सारी चीजें अगर हमारी फूड में होंगी, तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इसका मतलब हम हेल्थी रहेंगे। ठीक है। और तीसरी वाली बात क्या आती है, योगा। योगा करते रहेंगे हम तो हम हेल्थी रहेंगे। योगा से मेंटली पीस भी रहता है, फिजिकली आदमी बिल्कुल ठीक रहता है। तो योगा भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, योगा वगैरह करते हैं। और क्या आ सकता है, अगर डिसीज चल रही है तो वैक्सीनेशन प्रॉपर लेते सकते हैं, तो उसमें भी हम हेल्थी रहेंगे। वैक्सीनेशन, अगर हम अपनी बॉडी में वैक्सीनेशन कराते रहते हैं समय समय पर, डिफरेंट डिसीज की वैक्सीन लेते रहते हैं, तो हम हेल्थी रहेंगे। जैसे वैक्सीन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि अगर कोई डिसीज चल रही होती है, जो इन्फेक्शियस डिसीज है, उससे हमारी बॉडी ढंग से लड़ सके। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अगर इसकी वैक्सीन बन जाती है और अगर हम वो अपनी बॉडी में वैक्सीन ले लेते हैं, तो भैया कोरोना आ जाए तो या कोरोना का बाप भी आ जाए ना, तो हमारी बॉडी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। तो वैक्सीनेशन भी डिफरेंट डिसीज की, इन्फेक्शियस डिसीज की लेना बहुत जरूरी है। और डिसीज के बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अगर हमारी बॉडी को आगे डिसीज ना लग जाए उससे पहले ही हम उसका इंतजाम कर लें, तो हम ये हेल्थी रहेंगे, हम अपनी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कि हेल्थ हमारी किससे अफेक्टेड हो सकती है, किससे प्रभावित होती है हमारी हेल्थ। तो हमारा जो दूसरा आता है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, पहली बात नॉट प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, पता चला कि फैटी फैटी खाते चले जा रहे हैं, कैलोरी फूड ज्यादा खाते चले जा रहे हैं, बर्गर है, चाउमीन वगैरह ये ज्यादा खाते चले जा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीज नहीं ले रहे हैं हम, और विटामिन हमारी फूड में बहुत कम है, तो इसका मतलब विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज हमारी बॉडी में होने लगेंगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज भी हमारी बॉडी में होने लगेगी। तो बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो हमारी हेल्थ प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी। दूसरी वाली बात क्या होगी कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, सुबह जग रहे हैं 8 बजे, ठीक है, ऐसी लाइफस्टाइल चल रही है, बैड लाइफस्टाइल, बेकार। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है सही ढंग से काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में फुर्ती नहीं रहेगी। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो नॉट एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारी जो हेल्थ है अफेक्टेड होगी। तीसरी वाली जो बात आती है कि वैक्सीनेशन भी नहीं करवा रहे हैं, डिसीज चल रही है, कोई योगा वगैरह भी नहीं कर रहा, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब हमारी हेल्थ अफेक्टेड होगी। बैड लाइफस्टाइल, ये भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। बैड लाइफ स्टाइल। बैड लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है, बहुत 12-1 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 9-10 बजे तक जग रहे हैं, बैड लाइफ स्टाइल है। अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी जगना स्वास्थ्यवान बनवाता है, धनवान बनाता है और बुद्धिमान बनाता है। तो जल्दी हमें जागना चाहिए, बैड लाइफ स्टाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और कुछ बैड हैबिट्स
चौथी वाली बात हम कह सकते हैं बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का क्या मतलब है भाई? आहा, ड्रग्स ले रहे हैं आजकल। ड्रग्स वाला बड़ा चल रहा है। एसएसआर केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं अंदर। तो ड्रग्स भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ड्रग्स और दूसरी वाली बात स्मोकिंग। स्मोकिंग भी क्या करती है? हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, अफेक्टेड करती है। स्मोकिंग पी रहे हैं और ड्रिंकिंग, पीना। अब आप समझ गए होंगे मैं किस पीने की बात कर रहा हूं। पानी पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि पानी पीने से आदमी की हेल्थ तो अच्छी होती है। अच्छा पानी पीने से हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? दारू पीने की, पौआ पीने की। यानी कि अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो ये हमें ड्रिंकिंग हैबिट्स हमें छोड़नी पड़ेंगी, स्मोकिंग हेल्थ हैबिट्स जो है वो हमें छोड़नी पड़ेंगी, और ये ड्रग्स हमें छोड़नी पड़ेंगी। ये अगर आप ले रहे हैं तो वैसे इनको पहले से ही ना लो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारी बैड हैबिट्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो हमने अभी देखा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जो फिजिकली रूप से भी, मेंटली रूप से भी और सोशली रूप से भी आदमी बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल मस्त होता है। अच्छा, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। बैलेंस डाइट होना चाहिए, योगा करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, और वेरियस डिसीज से अवेयरनेस होना जरूरी है अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। और अगर हम अपनी हेल्थ को बुरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बैलेंस डाइट मत लो, एक्सरसाइज मत करो, बैड लाइफ स्टाइल, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल बहुत बुरी है, यानी कि नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। ऐसा भी है, बैड लाइफ स्टाइल में आता है कि प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा, सुबह से शाम तक कमाने में लगा हुआ है इंसान, रेस्ट नहीं ले रहा है, टेंशन है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, वर्कलोड है, तो वो हमारी हेल्थ को क्या अफेक्ट करता है। और बैड हैबिट्स, ड्रग्स ले रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो इसका मतलब पीता हूं हेल्थ को बर्बाद करने को। तो ये हमारी बैड हैबिट्स भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो हमने हेल्थ के बारे में जान लिया, हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है, कौन मेंटेन करता है। तो ये हमारी हेल्थ हो गई। अब बात जो आती है वो किसकी आती है? डिसीज। तो डिसीज की बात करेंगे हम अब। डिसीज डिसीज क्या है? जब हमारी बॉडी ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा लटक जाता है, सुस्ती सी छाई रह रही है, फीवर चल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, अलग अलग बॉडी के फंक्शंस या कोई बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग, या कोई बॉडी ऑर्गन पर्टिकुलर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई डिसीज लग गई है। और सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं उसके। जैसे हमें फीवर हो रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, और बीपी से बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो डिसीज हम किसे कहेंगे? बीमारी हमारी बॉडी में आती हैं और हमें परेशान करती हैं, ठीक है। तो डिसीज की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। व्हाट इज डिसीज? व्हेन वन और मोर बॉडी ऑर्गन्स are not working well, when
एक बॉडी ऑर्गन या ज्यादा बॉडी ऑर्गन्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। जब एक बॉडी ऑर्गन या ज्यादा बॉडी ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और उनके कुछ साइंस और सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज के, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, बीमारी हो गई, बीमार हो गया हमारी बॉडी। जब एक बॉडी ऑर्गन या बहुत ज्यादा बॉडी ऑर्गन एक दूसरे जब एक बॉडी ऑर्गन और जब बहुत ज्यादा बॉडी ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और हमारी बॉडी में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसीज। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसीज। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसीज। This condition is called disease। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसीज। यानी कि अब हमारी बॉडी में कोई बीमारी लग चुकी है। जैसे यूं बॉडी ठीक नहीं है, बॉडी में कोई हलचल है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी डिसीज की है। तो जब एक बॉडी ऑर्गन या बहुत ज्यादा बॉडी ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसीज। क्योंकि कुछ सिम्टम्स भी नजर आने लग जाते हैं, कुछ साइंस भी हमारी बॉडी में नजर आने लग जाते हैं। अब डिसीज कैसी कैसी होती है, कितने कितने तरह की होती है डिसीज, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डिसीज। टाइप्स ऑफ डिसीज, पहली वाली कौन सी है, कॉन्जिनिटल डिसीज। पहली वाली। और दूसरी वाली कौन सी है, एक्वायर्ड डिसीज। कॉन्जिनेटल डिसीज किसे कहते हैं, ऐसी डिसीज जो पैदा हुए जभी से बॉडी में आ गई, जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जिनेटल डिसीज। यानी कि माँ बाप अगर उनको कोई डिसीज है, वो अपने बच्चे को गिफ्ट में कोई डिसीज दे रहे हैं, तो उस डिसीज को हम क्या कहेंगे, कॉन्जिनेटल डिसीज। जैसे हीमोफीलिया है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है, लैंगडन सिंड्रोम है, ये हमारी कॉन्जिनेटल डिसीज होती हैं। बच्चे को गिफ्ट में दे रहे हैं, ले जा भैया, पैदा तो हो रहा है, तो डिसीज के साथ पैदा होगा, कॉन्जिनेटल डिसीज। तो ये डिसीज जो होती हैं, दीज डिसीज प्रेजेंट सिंस बर्थ। जैसे हमारी क्या होगी, एग्जाम्पल के तौर पर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और अलग अलग सिंड्रोम आते हैं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम वगैरह है। तो ये सारी जो डिसीज होती हैं, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ये सारी जो डिसीज होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल डिसीज। यानी कि जैसी बीमारी जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल डिसीज। और ऐसी बीमारी जो जन्म के बाद डेवलप होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड डिसीज। दीज डिसीज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। ये बीमारी जन्म के बाद डेवलप होती हैं,
तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड डिसीज। तो हमने दो तरह की डिसीज जानी, जन्म के साथ कॉन्जेनिटल डिसीज, जन्म के बाद एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, ये जन्म के बाद पैदा हो रही हैं, जन्म के बाद डेवलप हो रही हैं, एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। जैसे क्वाशरकोर है, मेरेस्मस है, बेरी है, निमोनिया हो गया, रिंगवर्म हो गया, जुकाम वगैरह होते हैं, मलेरिया डिसीज हो गई। ये सारी डिसीज हमारी कौन सी हैं, एक्वायर्ड डिसीज, जन्म के बाद पैदा हो रही हैं। तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, एग्जांपल लिख लिया, मलेरिया है, अलग अलग आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये एक्वायर्ड जो डिसीज होती हैं, ये कैसी कैसी डिसीज होती हैं। ये भी फर्दर हम इनको भी डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक्वायर्ड डिसीज को। ठीक, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज के टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिसीज, पहला वाला जो है वो कौन सा होगा, कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरा वाला है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शस भी कह सकते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्शस भी कह सकते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ये किसके टाइप हैं, एक्वायर्ड डिसीज के ये टाइप हैं। तो हम कह सकते हैं भाई कि कम्युनिकेबल डिसीज कैसी होती हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चली जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में नहीं जाती हैं, नारे बाबा ना, ये नहीं जाएंगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो ये हमारी डिसीज हैं। तो देखिए लिख लेते हैं इनकी, पहला जो पॉइंट है इसका, दीज डिसीज कैन transmit from infected person to healthy person। ये डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, जा सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं। और ये डिसीज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम infected person to healthy person। ये जो डिसीज हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से या जिसमें बीमारी है उस पर्सन से हेल्थी पर्सन में नहीं जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आप इनको ऐसे कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन
इन्फेक्शियस डिसीज, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिसीज या फिर हमारी इन्फेक्टेड डिसीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात जो आती है आगे वाली बात ये है कि ये जो है इसको ट्रांसमिट करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जरूरी हैं। कम्युनिकेबल डिसीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एयर से हो या वाटर से हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरी पर्सन में, हेल्थी पर्सन में डिसीज को ले जाए। बाई कॉन्टेक्ट भी जा सकती है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज में एक्सटर्नल फैक्टर required to spread disease, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो डिसीज को फैला सके। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, अब ये बताइए किसी को डेफिशिएंसी डिसीज हो गई है, बेरी हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत है। लेकिन डीजेनरेटिव डिसीज, हार्ट डिसीज किसी को है तो इंटरनल फैक्टर्स की भी जरूरत है। इस डिसीज को ये ट्रांसमिट नहीं होती लेकिन अफेक्टेड होती है एक्सटर्नल फैक्टर से भी और इंटरनल फैक्टर से भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स बोले तो अगर मान लीजिए किसी को बेरी डिसीज हो गई है, उसका मतलब क्या है, विटामिन बी उसे सही क्वांटिटी में नहीं मिल रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गया, विटामिन बी सही क्वांटिटी में नहीं मिल रही। नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो गई है, विटामिन ए सही क्वांटिटी में नहीं मिल रही है ना। क्वाशरकोर डिसीज हो गई है, प्रोटीन सही क्वांटिटी में नहीं मिल रही है। स्कर्वी डिसीज हो गई है, विटामिन सी सही क्वांटिटी में नहीं मिल रही है। इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, एक्सटर्नल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इस डिसीज को करने के लिए। लेकिन इंटरनल फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। इंटरनल फैक्टर्स जैसे हार्ट डिसीज हो गया, इंटरनल फैक्टर्स की जरूरत है उसे, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ फैक्टर्स आर, दोनों फैक्टर ही आर रेस्पॉन्सिबल, दोनों फैक्टर जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिसीज को स्प्रेड कर रहे हैं। यहां पर ये डिसीज को स्प्रेड करता है, ये मैंने यहां पर स्प्रेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगा। लेकिन यहां पर एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगा नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर डिसीज होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज में एक्सटर्नल फैक्टर्स को की रिक्वायरमेंट होती है डिसीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ले जाने में। अच्छा जी, अब कम्युनिकेबल डिसीज जैसे हमारा कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेरी है, स्कर्वी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, मैरेस्मस है, क्वाशरकोर है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, नॉन हार्ट डिसीज हो गया, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हमारी हो जाएंगी। और ये हमारी कॉमन कोल्ड वगैरह है, ये हमारी कैसी हो जाएंगी, डिसीज, जुकाम वगैरह है, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने देखा कि कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोले तो इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया। अब यहाँ पर हम दोनों के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज के टाइप्स कैसे होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के टाइप हमारे कैसे होते हैं। तो पहला अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज।
इसके टाइप्स, ठीक, इसके टाइप्स हम देखते हैं। अब इसके टाइप्स, कम्युनिकेबल डिसीज के टाइप्स हम दो तरीके से हम देखेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज के टाइप्स जो है, पहला वाला हमारा कौन सा है कि टाइप्स देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ, पहला वाला ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बेस पर ये जो डिसीज होती है, कौन सी डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, ये कितने तरह की होती है ट्रांसमिशन के बेसिस पे। देखिए, एक तो ऐसी डिसीज जो वाटर से और के दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो जाती हैं, इसका मतलब वाटर से हो रही है, एयर से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो जाती है, फूड से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो जाती है, इंसेक्ट के बाइट से किसी को इन्फेक्शियस डिसीज है, उससे को इंसेक्ट ने चूसा, काटा और फिर दूसरे हेल्थी पर्सन को काट लिया। तो ये अलग अलग मोड से, जब ट्रांसमिशन के मोड से, यानी कि कैसे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रही है या फिर नॉर्मली हेल्थी पर्सन में वो जो डिसीज हो रही है कम्युनिकेबल डिसीज, इसके बेसिस पर हम कम्युनिकेबल डिसीज को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला वाला हमारा कौन सा होगा, तो देखते हैं। पहला वाला बाय वाटर, वाटर के थ्रू हो सकती है, वाटर बोर्न डिसीज हम इसे कहेंगे। दूसरा वाला जो है बाय एयर, एयर से भी ये डिसीज फैलती हैं। तीसरी वाली बात क्या है कि बाय फूड, फूड से भी ये डिसीज फैलती हैं। चौथी वाली बाय इंसेक्ट बाइट। पांचवी वाली बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसमिशन के बेसिस पर हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पानी से फैलती हैं, एक जो हवा से फैलती हैं, कहते हैं ना अब 2 गज की दूरी अब है जरूरी क्योंकि कोरोना है, इसे दूरी बनाए रखो, एयर से ही फैल रही है बीमारी। तो बाय फूड, फूड से ही फैल सकती हैं। बाय इंसेक्ट, एक को इंसेक्ट ने काटा, दूसरे को काटा इंसेक्ट ने, बीमारी हो जाएगी। और डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिलाया नहीं, अब तो नमस्ते जी, ऐसा चल रहा है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये डिसीज फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। तो ट्रांसमिशन के बेसिस पर हमने 5 पार्ट में कम्युनिकेबल डिसीज को डिवाइड कर दिया है। कम्युनिकेबल डिसीज का दूसरा नाम क्या था, इन्फेक्शियस डिसीज, पता चला, याद रखना। अच्छा, अब दूसरी वाली जो बात आती है वो हमारी कौन सी आती है कि ये तो ट्रांसमिशन के बेसिस पर हमने कम्युनिकेबल डिसीज को डिवाइड कर दिया। दूसरी वाली बात है कि कॉजेटिव एजेंट, जिन एजेंट्स के साथ कम्युनिकेबल डिसीज हो रही है उसके आधार पर भी हम कम्युनिकेबल डिसीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो बाय कॉजेटिव एजेंट्स, यानी कि पहली वाली जो होगी वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज जो बैक्टीरिया से हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डिसीज कहेंगे कि नहीं, जो बैक्टीरिया से हो रही है, जैसे टाइफाइड। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेना आप, टाइफाइड हो गया। अब दूसरी वाली क्या हो रही है, वायरल डिसीज, जो वायरस से स्प्रेड कर रही हो। कोरोना लिख दे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, वायरस से स्प्रेड कर रही है, कम्युनिकेबल डिसीज है, तो कोरोना लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप कोरोना या कोविड-19 डिसीज, ये जबरदस्त चल रही है, वायरल डिसीज है। कॉमन कोल्ड है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब
तीसरी वाली जो बात आती है प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज कैसी होगी? जो प्रोटोजोआ से फैलती है, जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम डिसीज कौन सी कर रहा है? मलेरिया। तो एग्जांपल हम क्या लिख देंगे? मलेरिया। प्रोटोजोआ से हो रही है। चौथी वाली क्या है हमारी? हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज, हेलमिंथिक डिसीज कैसे हुई? जो हेलमिंथ से फैल रही हो, जैसे एस्केरिसिस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, नो टेंशन लेने का, कहीं टेंशन ले जाए। हेलमिंथिक डिसीज बाय हेलमिंथ, जैसे हमने 11th क्लास में आपको बताया है, आप एनिमल किंगडम में हेलमिंथ के बारे में जान सकते हैं। तो हमारी क्या है? एस्केरियसिस। ये हमारी हेलमिंथिक डिसीज हो जाएगी। और पांचवी वाली क्या है हमारी? फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में हमारी कौन सी हो जाएगी भैया? रिंगवॉर्म। दाद, खाज, खुजली, खुजाते खुजाते मन नहीं भरता और खुजली करने का मन करता है, मीठी मीठी खुजली होती है, किससे हो रही है? फंगल डिसीज से हो रही है। तो फंगल डिसीज देखिए, कॉजेटिव एजेंट्स के थ्रू हमने कम्युनिकेबल डिसीज को डिवाइड कर दिया, ठीक। और ट्रांसमिशन के बेसिस पर भी हमने कम्युनिकेबल डिसीज को डिवाइड किया है। तो ये भी 5 तरह के में पार्ट डिवाइड कर दिया है, और पॉजिटिव एजेंट्स के थ्रू भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब दोनों का सेम सेम है, ये भी 5, ये भी 5। पता चला कि अब इनमें से कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो 5 तरह की हमारी कौन सी हो रही थी? ट्रांसमिशन के बेसिस पे, बाय वाटर, बाय एयर, बाय फूड, बाय इंसेक्ट्स, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट पॉजिटिव एजेंट्स के बेसिस पे, यानी कि ऐसे एजेंट्स बीमारी करते हैं। कौन सी बीमारी करते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज वाली बीमारी करते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से हो रही बीमारी। वायरल डिसीज, वायरस से बीमारी हो रही है। प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोआ से हो रही है, जैसे प्लाज्मोडियम है। मलेरिया डिसीज हो रही है। हेलमिंथिक डिसीज, हेलमिंथ से बीमारी हो रही है। और फंगल डिसीज, जो फंगस से बीमारी होती है, जैसे रिंगवर्म। मजा आ रहा है खुजाते खुजाते। तो ये हमारी कौन सी थी डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी वाली, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को भी हम डिवाइड करेंगे। 5 कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैसी डिसीज होती हैं? ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि स्प्रेड नहीं करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मल नहीं जाती, नॉर्मल का जाती ही नहीं है। तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का दूसरा नाम क्या था? सोचो जरा सोचो, तुम्हें क्या हुआ है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यही तो हुआ है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को देखिए आप, किस किस पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कौन सी आ रही है? एक तो हमारी कौन ये आ रही है? डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, किसी की कमी से हमारी बॉडी में डिसीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन ए की कमी से हो रही नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से हो रही, कमी से हो रही है ना। हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें किसी पर्टिकुलर जो फूड कंपोनेंट है उसकी कमी हो गई, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, क्वासरकोर हो गया, मेरेस्मस हो गया, तो डेफिशिएंसी डिसीज हम उनको कहते हैं। यानी कि हमारे फूड में पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उनको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे इसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं आप? मैंने पहले ही बताया था, बेरी बेरी। बेरी बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होती है भैया? विटामिन बी। बी, विटामिन बी, ठीक। अब दूसरी वाली जो आती है वो आती है डीजेनरेटिव डिसीज। डीजेनरेटिव
डिसीज। डीजेनरेटिव डिसीज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का ऑर्गन धीरे धीरे बेकार होने लग रहा है, काम नहीं कर रहा, डिजेनरेट हो रहा है। जैसे किडनी, किडनी प्रॉब्लम आ रही है, डीजेनरेटिव डिसीज में आ जाएगी। हार्ट डिसीज डीजेनरेटिव डिसीज में आ जाएगी। एग्जाम्पल लिख लो आप, हार्ट डिसीज। ठीक है, अब देखिए तीसरी वाली जो आती है एलर्जिक डिसीज। एलर्जिक, किसी से हमें एलर्जी होने लगती है। एलर्जी है क्या, हमारे कहीं पे जाते हैं, किसी वजह से हमारी बॉडी में स्पेशल सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे धूल में गए हम क्या होने लगते हैं, स्नीचिंग वगैरह होने लगती है, जुकाम सा होने लगता है। तो ये क्या है, एलर्जिक डिसीज। एलर्जिक प्रॉब्लम जब आने लगती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एलर्जिक डिसीज कहेंगे। ये भी हमारी कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि एलर्जी स्प्रेड तो होती नहीं है कि इसको एलर्जी है। मान लीजिए इसको धूल से एलर्जी है तो मुझे थोड़ी ही ना धूल से एलर्जी है ना, हो सकता है आपको भी धूल से एलर्जी हो, मेरे को नहीं है भैया। तो हम एलर्जिक डिसीज उसको कहते हैं जो पर्टिकुलर सिम्टम्स जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हमें वो डिसीज होने लगती है। जैसे अस्थमा हो जाती है किसी को, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है किसी को, पोलन तो हम इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, अस्थमा। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, एलर्जिक डिसीज में हो जाएगी। ठीक है, अब चौथी वाली जो आ रही है वो हमारी कौन सी आ रही है, कैंसर हो गई। कैंसर, कैंसर किसे कहते हैं, जब हमारी बॉडी की सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। इसके बारे में भाई ये है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगी तो यहाँ पे ट्यूमर डेवलप होने लगेगा, ग्रोथ होती जा रही। तो जैसे गले का कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो हमारी 4 तरह की होती है। पहली वाली डेफिशिएंसी डिसीज, किसी की कमी से डिसीज होने लगती है। डीजेनरेटिव डिसीज, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन धीरे धीरे बेकार होने लगता है। एलर्जिक डिसीज, अस्थमा जैसे है, किसी से हमें एलर्जी होने जाती है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। और कैंसर, कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमारी सेल में होने लगती है, यानी कोई ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मान लीजिए यहाँ पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग गई हमारी सेल में, तो क्या होगा, थ्रोट कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। तो ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कितने तरह की थी, 4 तरह की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें देखी, अब 2-3 चीजें और हैं जिसके बारे में हम बता देते हैं। कुछ टर्म्स आप यहां पर लिख लें तो क्या होगा, आपको फायदा होगा समझने में कि आगे इस चैप्टर में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो पहला वाला हमारा कौन सा है, पहली वाली डेफिनेशन इसमें लिख लें, ये हमारा पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, ऐसा एजेंट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करता है, बीमारी फैलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहेंगे। ठीक, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एजेंट्स जो बीमारी फैलाते हैं, बीमार करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी, ये है कि होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट, ये बात आएगी भाई, होस्ट किसे कहते हैं, पैथोजन जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। और किससे नुकसान कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो उसमें रहते हैं, शेल्टर लेते हैं उससे, आवास लेते हैं उससे, रहने की जगह लेते हैं, और उससे खाना भी लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है हमारी बॉडी में रह रहा है,
हमारी बॉडी में रह रहा है तो हमारी बॉडी में वो अपना घर बना रहा है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमसे खाना ले रहा है। तो होस्ट हमारी कौन सी हो गई? बॉडी। और प्लाज्मोडियम क्या हो गया? पैथोजन, क्योंकि वो हमें बीमार कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए होस्ट किसे कहते हैं कि पैथोजन कैन harm to organism. This organism, these organisms are called होस्ट। पैथोजन जिस ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जैसे ये कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या फिर एजेंट है जो पैथोजन को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं वेक्टर इज एनी एजेंट विच carries and transmit to pathogen and pathogen into another organism। वेक्टर एक ऐसा कोई भी एजेंट जो पैथोजन को कैरी करता हो और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट करता हो। कैरी कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है पैथोजन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे एजेंट को हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। ठीक है, वेक्टर हो गया, होस्ट हो गया और हमारा पैथोजन हो गया। अब आप एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे अंदर जो है मलेरिया डिसीज हो रही है, बताइए किससे होता है मलेरिया? बताइए। प्रोटोजोआ से होता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हमारे अंदर मलेरिया डिसीज हो गई, प्रोटोजोआ से मलेरिया हमारे अंदर डिसीज हो गई है। कौन किससे होती है? जब फीमेल काटती है, फीमेल बोले तो फीमेल मॉस्किटो, एनाफ्लीज है, फीमेल एनाफ्लीज अगर वो हमें काट रहा है, कहते हैं ना कि एक मच्छर हमारे हाथ पर बैठा, उसका भी अपना एक जुनून था, हमने उसे चाहकर भी नहीं मारा क्योंकि इसकी बॉडी में अपना ही खून था, क्योंकि हमारी बॉडी से वो खून ले तो गया था। तो हकीकत में तो मच्छर नहीं, मच्छरनी, वो मच्छरनी थी। तो मच्छरनी के अंदर कौन है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर क्या बीमारी करेगा? मलेरिया डिसीज करेगा। ठीक है, तो ये कौन लेके आया प्लाज्मोडियम को? बताइए। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज लेके आई। किसको लेके आई? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या करता है? बीमारी करता है। कौन सी बीमारी करता है? हमारे अंदर मलेरिया डिसीज करता है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया डिसीज कर रहा है तो इसका मतलब वो हो गया पैथोजन, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, बीमारी करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? हमारा पैथोजन। प्लाज्मोडियम ने बीमारी की, किसके अंदर बीमारी की? किसको नुकसान पहुंचा? ह्यूमन बींग्स को। तो हम तो हो गए होस्ट। और कौन लेके आया? मच्छरनी लेके आई। मच्छरनी क्या हो गई? वेक्टर हो गई, क्योंकि ये
कैरी करती है, ट्रांसमिट करती है पैथोजन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो अब बात एक आती है कि आखिर फीमेल ही क्यों खाती हैं। फीमेल मॉस्किटो ही मैंने क्यों नाम लिया, फीमेल एनाफिलीज ही मैंने क्यों नाम लिया, मेल एनाफिलीज क्यों नहीं खाता, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं खाता? क्योंकि भैया मेल को अंडे नहीं देने पड़ते, फीमेल मॉस्किटो को अंडे देने पड़ते हैं, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और हमारे ब्लड में प्रोटीन जो पाई जाती हैं, इसीलिए फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज हमारे ब्लड को सक करती हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन मिल जाए और वो प्रोटीन से अंडे दे सकें। मेल अंडे नहीं देता, इसलिए उसे कोई खास प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए फीमेल ही काटती हैं, मेल नहीं काटता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो फीमेल मॉस्किटो ही काटेगी, फीमेल एनाफिलीज ही काटेगी, क्योंकि उसे अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और वो प्रोटीन हमारे ब्लड से लेती है, इसलिए हमारे ब्लड को सक करती है, हमारे ब्लड को वो चूसती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, हेल्थ के बारे में देखा। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि हमारा दावा नहीं, गारंटी है आपको समझ में आएगी जो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत में हमने हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया, हेल्थ हमारी किससे अफेक्टेड होती है इसके बारे में बताया। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी आपके दिमाग से। हेल्थ किससे मेंटेन होती है, हेल्थ किससे अफेक्टेड होती है, हेल्थ है क्या, फिर हमने क्या बताया, डिसीज के बारे में बताया, डिसीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में बताया, एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है, कॉन्जेनिटल डिसीज क्या होती है, इसके बारे में आपने जाना। एक्वायर्ड डिसीज 2 तरह की होती है, ठीक, इसके बारे में जाना आपने। एक्वायर्ड डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, कम्युनिकेबल के टाइप कौन कौन से हैं और नॉन कम्युनिकेबल के टाइप कौन कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा, और लास्ट में हमने ये 3 डेफिनेशन देखी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना कि जिससे इसका फायदा भी उनको हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सुने जरा, अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।